मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इवनिंग शिफ्ट की है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट की मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें देखिए ये 9th क्लास की है, उर्दू बी की, यानी जान पहचान की। इसके अलावा ये 80 मार्क्स की है, 3 घंटे की थी, है ना। उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर बढ़िया गया होगा। चलिए अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको जो पैराग्राफ मिला है वो रजब अली बेग सुरूर के बारे में मिला है, जिन्होंने फसाना अजायब लिखी थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़े दास्तान निगार है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पहला सवाल होगा कि भाई रजब अली बेग सुरूर कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप लिखेंगे 1786 में लखनऊ में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि भाई वो और क्या क्या कर सकते थे, तो लिखते हैं कि भाई अरबी और फ़ारसी के अलावा वो मौसीकी के भी माहिर थे, मौसीकी म्यूज़िक, ठीक है। अगला सवाल होगा कि भाई सुरूर साहब जो, यानी कि रजब अली बेग सुरूर जो हैं, बाअखलाक और खुशबाश इंसान थे, यानी वो किस तरह के इंसान थे, तो अच्छे अखलाक के आदमी थे, अच्छा बोलने वाले आदमी थे, ठीक है। इसीलिए उनके दोस्तों का जो हल्का है, यानी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वो क्या है, बहुत वसी था, बहुत बड़ा था, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया होगा कि भाई गाज़ीउद्दीन ने जो है उन्हें जिला वतन क्यों कर दिया था, तो अच्छा वो शायद हो सकता है क्वेश्चन हो कि भाई उन्हें लखनऊ से बाहर क्यों जाना पड़ा, तो या किसने किया जिला वतन। जिला वतन का मतलब होता है वतन से निकाल देना, ठीक है। यानी जो लखनऊ था वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। किसने निकाल दिया था? गाज़ीउद्दीन ने, ठीक है। फिर उसके बाद सुरूर कहाँ चले गए थे? जब लखनऊ से निकाले गए थे तो वो कानपुर चले गए थे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर आपको एक इक़्तिबास दिया गया था, ये आपका शेरी इक़्तिबास था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके जवाब थे। अगर आप ये या इससे मिलते जुलते कुछ करके आए हैं तो आपके आंसर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अगला सवाल लिखा है, बहादुर शाह का हाथी मौला बख्श किस का कद कामत बहुत ऊंचा था। यहाँ क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, तो बहादुर शाह के हाथी से लिया गया है, ठीक है। फिर पूछा गया होगा आपसे कि भाई मौला बख्श का जो कद है वो कैसा था, है ना, या मौला बख्श कैसा था हाइट वाइट में, तो वो बहुत ऊंचा था, ठीक है। ये देखिए पेपर मेरे पास नहीं आ पाती, इसलिए मैं मार्किंग स्कीम से आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने इवनिंग का पेपर दिया है वो अपना पेपर सामने रखें और उससे देखिए कि भाई मैं सही दे के आया हूँ या नहीं, ठीक है। और जो मॉर्निंग की गर्ल्स हैं जो ये देख रही हैं कि हाँ भाई हम भी ये चीज़ को देख रहे हैं, तो उससे ये आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई पेपर कैसा आ रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का, कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा लफ्ज़ों को बदल दिया गया है। बाकी अगर एक क्वेश्चन मुतज़ाद का आप में है तो एक क्वेश्चन मुतज़ाद का गर्ल्स में भी है, ठीक है। पेपर बिल्कुल सेम बनाया गया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को, वर्ड्स को चेंज किया गया है, ठीक है। ठीक, अगला बार देखिए यहाँ पे फिर आपको एक इक़्तिबास दिया गया, अब कि आपको पौधा और घास से दिया गया है ना। जबकि लड़कियों में जो था वो एक देहाती लड़की के गीत से था, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए लिखा है कि किससे लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए पौधा और घास से लिया गया। पौधा और घास को किसने लिखा है? इस्माइल मेरठी ने लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब आपसे मैं 100 बार बोल चुकी हूँ कि बेटा आपको मज़मून कैसे लिखना है, तो मज़मून हो या ऐसे हो या आप कह सकते हैं दरख्वास्त हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने का तरीका एक ही होता है। क्या आप इंग्लिश में लिख रहे हो, क्या आप हिंदी में लिख रहे हो, ठीक है, या आप इंग्लिश किसी में भी लिख रहे हैं, उर्दू भाषा में लिख रहे हैं, किसी भी ज़बान में अगर आप लिख रहे हैं तो पैटर्न सेम होता है कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी होती है कि वो टॉपिक एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद उसका नफ्स, यानी उस टॉपिक के अंदर की सारी बात। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मान लीजिए ईद दिया गया है, तो पहले आप बताएंगे ईद है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताएंगे यहाँ पे कि ईद को हम सेलिब्रेट कैसे करते हो, और फिर उसको फाइनल ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बीच में ये एक बात और रह जाती है, ज़बान और बयान। ज़बान और बयान का मतलब ये होता है कि आपका इमला ठीक है या नहीं, आपने ग्रामर सही लिखी है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है तो खा रहा है या उसको खा रही कर दिया, है ना, आ रहा है उसको आ रही कर दिया, इस तरह से आपने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है, इस चीज़ के आपको नंबर मिलते हैं। सेम ऐसे ही दरख्वास्त में भी होता है कि ऊपर का जो पैटर्न है ना, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, ठीक है, वो सबका सेम होता है। जनाबे आला, वो सब सेम रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं आपके स्कूल का तालिबे इल्म हूँ, है ना, 9वीं जमात का या 10वीं जमात का, वो सब चीज़ें सेम होती है। बस अंदर की चीज़ जो है कि भाई अब मुझे फ़ीस माफ़ करवाना है या सेक्शन चेंज करवाना है, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने सब ने सही लिखा होगा, इसका आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको एहसान के बदले एहसान जो सबक है उसका खुलासा लिखना था, या फिर चिड़ियाघर की सैर जो है उसका मरकज़ी ख्याल रखना था, ठीक है।
तो आपने ये कर लिया होगा, इनमें से कोई एक ही काम करना था। तो खुलासा या मरकज़ी ख़्याल का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, उसकी स्टोरी को समराइज़ करके बताना है कि यहाँ पे क्या कहने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा भी करके आए हैं, है ना, अगर आपने इमला वगैरह ज़बान वगैरह सही रखी है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का एक सवाल आपको दिया गया है कि हिंदू मुसलमान से लिया गया है ये। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान का क्या मतलब था। हिंदू मुसलमान चैप्टर में आपको बस यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें हिंदू मुसलमान या ऊंच नीच के नाम पे तफरीक यानी फ़र्क नहीं करना चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। फ़र्क करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान है। ठीक है, अगर हम फ़र्क के चक्कर में रह जाएंगे ना कि हम ऊँचे तुम नीचे, तुम ऊँचे हम नीचे, अगर इन चक्करों में ही हम पढ़ के रह जाएंगे तो हम कभी अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने बताया है। ठीक है, अगला सवाल जो आपका था उसमें यही कहा गया है कि भाई जो भी आपने जवाब दिया है उसे टीचर्स चेक करके खुद से जवाब दे देंगे। मेन मसला होता है यहाँ पे आपके MCQ का। ठीक है, तो इसमें पहला जो जवाब है वो दोस्त होगा, ज़मीर की जो किस्म है वो मेरा होगा। ठीक है, यहाँ दफ्तर, गम, चिड़ा, तशबीह की, है ना, हकदार, ये देखिए हकदार जो है ये क्या है, ये आपका लायक है, हक आगे दार पीछे। ठीक है, उसके बाद ये मुहावरा है। तो अगर आपने यही ऑप्शन लगाया तो आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपके एक आध नंबर गया काम से, है ना। ये 8 नंबर के होते हैं ना, 8 सवाल होते हैं, 16 नंबर के हैं भाई, 16, है ना। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 मार्क्स का एक। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है जुमलों में इस्तेमाल करना था हक मारना। हक मारना मतलब होता है किसी का कोई हक है और वो आप उसे नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है भाई ने भाई का हक मार दिया आप यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसमें हक मारना आए और वो सेंस वाला हो, ये नहीं आप कुछ भी लिख के आ गए, है ना। कुछ भी का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो सही आंसर है वो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही देना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चेहरा शर्म से सुर्ख होना, यानी जब हम क्या करें, कोई उल्टी सीधी हरकत कर दें, ठीक है, और वो चीज़ हमारी पकड़ ली जाए तो फिर क्या होता है, हमारा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, आँख से ओझल होना यानी गायब हो जाना। ठीक है, सुध ना रहना यानी कि बिल्कुल होश ना रहना। तो आजकल के बच्चों, यहाँ देखिए लिखा भी, आजकल के बच्चों को मोबाइल की इस कदर आदत लग चुकी है कि वो क्या हो गया, उन्हें अपनी सुध नहीं रही कि खाना कब है, पीना कब है, पढ़ना कब है, कोई होश नहीं है। ठीक है, सुध ना रहना यानी होश ना रहना। यहाँ देखिए नोट में दे दिया है कि भाई तलबा जो है वो अपने तई कोई भी जुमले बना सकते हैं, नहीं अपने आप से कोई भी जुमले बना सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि अगर आपने यही जुमले लिखे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखा है अंडे छूने से क्या होता है। तो आपको पता है कि अंडे छूने से क्या होता है, अंडे गंदे हो जाते हैं। इसके बाद परिंदे उन्हें नहीं सेते हैं, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे मौला बख्श वाला है। ठीक है, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते होंगे, तो वो सवारी करने और गन्ने खाने आते होंगे। इसके बाद देखिए लिखा है दुकानदार को घोड़े के दाम कैसे वसूल हुए थे। तो आपको पता है कि घोड़े ने उसकी जान बचाई थी, इस तरह से दुकानदार को घोड़े के दाम वसूल हो गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए चिड़ियाघर की सैर जो है उसमें कौन कौन से जानवर वगैरह का जिक्र आया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया होगा कि एहसान का बदला एहसान किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भाई पौधे पर इनायत की नज़र क्यों होती है ना। तो इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि पौधे को लोग क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, क्योंकि वो बड़ा होकर कल पेड़ बनेगा, है ना, और फल देगा, सब्जियाँ देगा, छाया देगा। जबकि घास को कोई नहीं बचाता, उसे उल्टा खुद लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है कि नज़्म हिंदू मुसलमान में बुलबुले और गुलिस्तान किसे कहा गया है। तो आपको पता है बुलबुले किसे कहा गया है, हिंदू और मुसलमान को, और गुलस्ता किसे कहा गया, हमारे हिंदुस्तान को। ठीक है, इसके बाद आखिरी सवाल होगा कि भाई एक देहाती लड़की का जो गीत है वो किसने लिखा है। तो आपको जवाब देना है अख्तर शेरानी ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपसे अगला सवाल लिखा होगा वायदे पे कायम रहने की बात किसमें की गई है। तो किस पे मतलब उसमें लिखा होगा कि वो है ना बहादुर बनो, उसमें किस पे बात की गई है, तो वादे पे कायम रहने की बात की गई है ना। अगला सवाल है कि भाई कामरानी का राज क्या है। कामरानी मतलब होता है कामयाबी, और कामयाबी का राज है कि हम सब मिलजुल कर रहें। ठीक है, लड़ाई झगड़ा किसी तरह का तफरीक ये सब ना करें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। ये आपकी मार्किंग स्कीम थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब मुझे आप लोग का काम ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें। ठीक है, और कमेंट तो ज़रूर किया करें, इससे मुझे पता चलता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो क्या सचमुच वो आपके काम आ रहा है। ठीक है,
तो क्योंकि भाई देखिए मैं आपकी बात कमेंट के ज़रिए ही समझ पाऊँगी, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।